हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चों? स्वागत है आपका ज्योग्राफी अड्डा 24x7 पर। आज के सेशन में हम लोग खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का 3rd चैप्टर होने वाला है। जो बच्चे सेशन पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज बच्चों। इस सीरीज में हमने अब तक 8th क्लास की ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी लोग सेशन से जुड़ जाएंगे। सभी बच्चे इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन होता है, वह एक खनिज है। सभी खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संघटन हो, वह एक खनिज है बच्चों। ये जो खनिज होते हैं, ये समान रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं पाए जाते हैं, किसी निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, या विशेष शैल समूहों पर पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं है। अभिगम का तात्पर्य है कि उन स्थानों पर जाना संभव नहीं है, जिनमें से आप आर्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिका को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखिए, यहाँ पर खनिज के प्रकार बताए गए हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज खोजे जा चुके हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक खनिज होते हैं धात्विक खनिज तथा दूसरे खनिज होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में लौह अयस्क पाया जाता है। धात्विक खनिज दो टाइप के होते हैं, एक वे जिनमें लोहा पाया जाता है, एक वे जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। क्लियर है? आगे समझिए। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत को स्वचालित करती हैं और जिनमें धुति या चमक की विशेषता होती है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं बच्चों, जिनमें धातु कच्चे रूप में उपस्थित होती है तथा ये धातुएं कठोर पदार्थ से बनी होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और जिनमें चमक की विशेषता पाई जाती है। धातुओं में चमकने की एक अपनी विशेषता देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, जिनमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह अयस्क को देखें तो खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा, ये ऐसी धातुएं हैं, ऐसे धात्विक खनिज हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें, अधात्विक खनिजों को समझें आप लोग। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इनके उदाहरण हैं।
इनमें आपको खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाएंगी। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। इसे आप याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से आपको घुमा के पूछेगा कि पेट्रोलियम धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। क्लियर है बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखिए। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। खनिजों को जो निकाला जाता है उसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें खनन या प्रवेधन, प्रवेधन मतलब बोरवेल करके निकाला जाता है। यहाँ पर खनिजों के निष्कर्षण का एक ग्राफ बना हुआ बच्चों, तो खनिजों के निष्कर्षण के लिए खनन किया जाता है या प्रवेधन किया जाता है या आखनन किया जाता है। खनन दो तरह से होता है, विवृत खनन तथा कूपकी खनन। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं, इसे आप देख लीजिए कि सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। सेल जो होती हैं बच्चों, वो खनिज पदार्थों के अनिश्चित संगठन यानी कि निश्चित अनुपात में संगठन ना हो, किसी कुछ धातुएं अधिक पाई जाती हों, कुछ धातुएं कम मात्रा में पाई जाती हों, इन सभी खनिजों का एक समूहन होता है, मिश्रण होता है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहे जाते हैं। जिन सेलों से या सेलों से जिनका खनन कर किया जाता है वे अयस्क कहलाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब तक 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन उनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज ही समझे गए हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग खनन कहते हैं। क्लियर है? खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे हम विवृत खनन कहते हैं। ये सब डेफिनेशंस आप याद रखेंगे, इन्हें आप ध्यान से देखिए। अगर आप कागज पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो एक कागज पेन लेकर बैठिए बच्चों, और इन लाइंस को ध्यान से लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, वे खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं और पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। गहन वेधन एक अत्यधिक लंबाई में गहराई पर किया गया वेधन, उसे हम कूपक के नाम से जानते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। कूपक क्या करते हैं? अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपण में पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रवेधन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवेधन। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जो कि धरातल में अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई की जाती है। इस प्रोसेस को प्रवेधन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के ऊपरी हिस्से पर आप सतह से कुछ गहराई पर जो खनिजों जो चट्टानें स्थित होती हैं, उन चट्टानों से खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर बाहर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे देखें।
आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। यदि किसी शैल खंड का रंग नीला प्रतीत हो रहा है, तो आप उसे देखकर यह बता सकते हैं कि इस शैल में तांबा की मात्रा अधिक है। इसमें तांबा है। क्लियर है बच्चों? तांबा नीले रंग से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? इसे आप याद रखिएगा। खनिजों के वितरण को देख लेते हैं बच्चों। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय शैल और कायांतरित शैल ये मैं आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों। आग्नेय शैल क्या है? प्राथमिक शैलें ज्वालामुखी उद्गार के समय जो सबसे पहले शैलें बनती हैं, उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। कायांतरित शैल क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित शैल। अवसादी शैलों पर अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित या रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों? धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ये से आप याद रखिए। धात्विक खनिज जो हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों के जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। ऐसे पठार जिन पठारों पर आग्नेय और कायांतरित शैलों के समूह पाए जाते हैं, वहां पर आपको धात्विक खनिज देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। इसे याद रखेंगे आप लोग। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में आप देखेंगे, अवसादी चट्टानों में आप देखेंगे तो अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। क्लियर है? आगे देखिए। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। इस पर स्टार लगा देता हूं मैं। क्लियर है? खनिज ईंधन और कोयला, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कहाँ पर पाए जाते हैं? अवसादी संस्तर पर पाए जाते हैं, अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। क्या है आप देख लीजिएगा। ये विश्व वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर तांबा, लोहा और बॉक्साइट के स्थान दिखाए गए हैं। जैसे हम किसी दिन एक मैप की क्लास लेते हैं, उसमें सब कवर करेंगे। ओके बच्चों? यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है कि स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप अभी तक नहीं पाया गया है। एशिया को देखते हैं बच्चों। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। विश्व के आधे से अधिक टन टिन का उत्पादन चाइना और भारत करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चाइना। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखें। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूरोप महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है, अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं, विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के
निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में, कोयले का अपलेशियन प्रदेश में, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, ये कैनेडियन शील्ड है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, रॉकीज। क्लियर है? आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका में देख लेते हैं। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक उच्च कोटि का लौह अयस्क निकालता है, उत्पादित करता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टम और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? इस रिकॉर्डेड जब ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तो आप इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा बच्चों, तब आपको ये सब चीजें याद होंगी। क्लियर है? अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक सब बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित किया जाता है, यानी कि सोना अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं तेल, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अफ्रीका में जो क्रूड ऑयल है बच्चों, खनिज तेल है, वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व के प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। विश्व की जो सबसे प्राचीन शैलें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगी। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात की हैं। क्लियर है? इसे याद रखिएगा बच्चों। ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखिएगा। यहाँ यह सोना, हीरा, लॉयस, टिन और निकल का भी अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगूरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसे याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? अंटार्कटिका में देख लेते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्व अनुमान के कुछ संभावता विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। फ्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका में
किस स्थान पर लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में खनिजों का पूर्वानुमान किया गया है? ओके बच्चों, तो आप याद रखिएगा, प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट। क्लियर है? खनिजों के उपयोग को देख लेते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है बच्चों। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक के प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उपयोग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? खनिजों का संरक्षण के बारे में अध्ययन कर लीजिए। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसे याद रखिएगा बच्चों। खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत अधिक धीमी है। खनिजों का जो निर्माण है, उसके निर्माण में बच्चों हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। किंतु मानव का जो उपयोग करने की दर है, खनिजों के जो उपयोग करने की दर है मानव की, उसकी तुलना में खनिजों के निर्माण की जो दर है, वो बहुत कम है। इस वजह से खनिजों का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। क्लियर है बच्चों? खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज धातुओं को संरक्षित किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखें, शक्ति संसाधन में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देख लीजिए, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हों। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन जो है, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत हैं। इसे याद रखिएगा। ईंधन को देख लीजिए। ईंधन में इसका प्रयोग पकाने, खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। इसे याद रखिए, 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल के कुछ लाभ, हानि को देखिए बच्चों। खनिज तेल के लाभ देखें तो ये आसानी से परिवहनीय है। टैंकरों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के निष्कर्षण के द्वारा। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो रही है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस के लाभ क्या हैं? आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राकृतिक गैसों को भेजा जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। तेल से सस्ता है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देख लीजिए बच्चों। ईंधन क्या है? ईंधन के लाभ क्या है? ये सुपर्याप्त है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, अधिक मात्रा में लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय लगता है, इसको इकट्ठा करने में समय अधिक लगता है, प्रदूषण फैलाता है, हरित गृह प्रभाव को वृद्धि करता है और निर्नवीकरणीय है। यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय है। कोयला को देख लीजिए।
इसके जो लाभ हैं विस्तृत रूप से उपलब्ध है कोयला, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। कोयला जो है इससे अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है और ये परिवहन के लिए भारी पदार्थ है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका भार अधिक होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो अधिक आ जाता है। जल विद्युत में जो लाभ हैं वो प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता भी है जल विद्युत। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है। जहाँ पर जल विद्युत गृह बनाए जाते हैं वहाँ से स्थानीय समुदाय जो होता है प्रवास करता है या हटाया जाता है, मजबूरन प्रवास करता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन होता है, स्थापित करने में महँगा है, खर्चीला है। क्लियर है? आगे देखिए बच्चों, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसे जीवाश्मी ईंधन कहा गया। जीवाश्म ईंधन क्या है बच्चों? पौधे और जानवरों के अवशेष हैं जो सड़ गल गए हैं, लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे हुए हैं। इन पर जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ा तो जिसके प्रभाव से यह जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। इसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। जनसंख्या की जो उपयोग की दर है, वो इनके निर्माण की दर के सापेक्ष अत्यधिक तीव्र है, इसलिए शीघ्र ही ये समाप्त होने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? खनिजों का जो दोहन है, जीवाश्म ईंधन का जो दोहन है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इसका जो दोहन है, इसके निर्माण की दर से इसका दोहन इतना अधिक है कि इसके भंडार शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? इसलिए आप देख रहे होंगे सभी देश, सभी गवर्नमेंट्स ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में हमको जीवाश्म ईंधन की कमी का संकट संकट का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग वैसे भी इंडिया जो है वो जीवाश्म ईंधन कहाँ से प्राप्त करता है? अरब कंट्रीज से। इंडिया में तो पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, इसलिए ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देख लीजिए, कोयला को देखते हैं दोस्तों। ये बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है कोयला। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों में लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। कोयले से प्राप्त जो विद्युत होती है उसे तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं या तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। विशाल फर्न थे, फर्न एक पौधा था। विशाल फर्न नीचे दब गए और दलदल बना है, जिस दलदल में पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। और कोयले का निर्माण कब होता है? जब अत्यधिक ताप और दाब बढ़ जाए। क्लियर है? तो कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयला को हम लोग अंतर्हित धूप भी कहते हैं। क्लियर है? इसे याद रखिएगा आप लोग। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में स्थित हैं। इसे आप याद रखिए, भारत के याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। भारत के तो आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड। क्लियर है? अभी हम जब क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर। क्लियर है? आप बस धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें होती रहें उन्हें आप अटेंड करते जाइए, क्योंकि जैसे ही आगे जाएंगे इन सभी चीज़ों का विस्तार मिलेगा, विस्तृत रूप मिलेगा। अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी। क्लियर है? पेट्रोलियम को देख लेते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है। हाँ, ये क्या देखना है? पेट्रोल डीजल वही है जिससे हम लोगों के साधन चलते हैं। इसे देख लीजिए आप। पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पाद होते हैं उन्हें हम काला सोना कहते हैं।
इस लाइन पे स्टार लगा लीजिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। क्लियर है बच्चों? पेट्रोलियम के जो मुख्य उत्पादक देश हैं, उनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। क्लियर है बच्चों? इसे आप लिख लीजिए। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया भी हैं। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में भारत की जहाँ पर बात होगी उसे आप याद रखेंगे। भारत में देखें तो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाया जाता है पेट्रोलियम। क्लियर है बच्चों? इसे आप याद रखेंगे, इसे सभी याद रखेंगे। जहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात होगी वो से आप सब याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसे देख लीजिए। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्दों पेट्रो जिसका अर्थ शैल है, का ओलियम का अर्थ तेल है, से लिया गया है। पेट्रोलियम से लिया गया है। लैटिन भाषा में पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है शैल, ओलियम का मतलब होता है तेल। अर्थात शैलों से निकाला गया तेल ही पेट्रोलियम है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल भी है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, प्राकृतिक गैसों को देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। इन्हें याद रखेंगे। भारत में फिर आया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। ऑटोमोबाइल मतलब होता है बच्चों घोड़ा गाड़ियों से, जितनी भी कार, बस, ट्रक आदि हैं, इनका तात्पर्य है ऑटोमोबाइल से। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे देखिए। जल विद्युत को देख लेते हैं। बांधों और वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों में जो जल संग्रहित किया जाता है उससे विद्युत उत्पादन के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और टरबाइन घूमता है। ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। यानी कि बांधों पर जल को एकत्रित किया जाता है और इस जल को एक पाइप के द्वारा टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेडें घूमती हैं और विद्युत उत्पन्न होती है। इसे जल विद्युत कहते हैं। क्लियर है बच्चों? विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। इसे याद रखिए बच्चों। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश देखें तो आप पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है, जिसमें भाखड़ा नागल, गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं में जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। क्लियर है बच्चों? इसे याद रखिए। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। इसे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? इसे याद रखेंगे। विश्व का पहला देश जिसने जल विद्युत का उत्पादन किया, कौन सा? नॉर्वे। इसे याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए, जल विद्युत का एक मैप दिखाया गया है। ये डैम है, पूरा जल से भरा हुआ है। यहाँ पर ये जनरेटर लगाया गया है, ये टरबाइन है जिसमें ये पंखे आपको दिख रहे हैं, ये पंखे
यहाँ से एक पाइप की सहायता से पानी छोड़ा जाता है जिस पंख पर फ़ोर्स के साथ आकर गिरता है और ये पंखा घूमने लगता है। जब ये पंखा घूमता है तो इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पन्न होती है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत कुछ स्रोत हैं। उनमें से कुछ क्या हैं? गैर परंपरागत स्रोत में आप देखें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है। इन्हें हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। गैर परंपरागत स्रोत में आप याद रखेंगे बस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा है जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा है। इस फैक्ट को भी याद रखें। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। क्लियर है बच्चों? आगे देखें सौर ऊर्जा को देख लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंध देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ-साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए यातायात संकेत भी उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का इस समय सभी देश बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है बच्चों जो कि प्रदूषण को कम करती है और कम खर्च पर उत्पन्न की जा सकती है। कुछ सोलर प्लेटों का उपयोग करके हम अपनी दैनिक क्रियाओं को जारी रखने के लिए दैनिक उपयोग में होने वाली विद्युत को उत्पन्न करने के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित करके प्रयोग कर सकते हैं। यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही सौर ऊर्जा है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए पवन ऊर्जा को देखते हैं। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं होती। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं। ये आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से बड़े-बड़े पंखे लगे होते हैं पवन चक्कियों में, इधर ऐसे जनरेटर लगा होता है। तीव्र हवा जब आकर इनसे टकराती है, तो ये पंखे घूमते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। क्लियर है बच्चों? कुछ पवन फार्म आप देखेंगे तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा में देख लीजिए बच्चों। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर है? यूरेनियम तथा थोरियम को परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा में प्राप्त किया जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजारे जाते हैं जिससे उत्सर्जन ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। इसे याद रखिए। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन-कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट
बालू में पाए जाते हैं। इसे याद रखिएगा बच्चों। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और झारखंड में। थोरियम के विशाल भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर तथा उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। इन्हें आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तापीय ऊर्जा देख लीजिए। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी-कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों ताप ऊर्जा यानी कि बच्चों स्टीम से जो चलाया जाता है। आपने स्टीम इंजन देखे होंगे, ट्रेन चलती थी जिससे, उसी प्रकार तापीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है नाभिकीय रिएक्टर में। यहाँ से गर्म जल निकल रहा है। इस गर्म जल से भाप निकल रही है जो कि टरबाइन को घुमा रही है प्रेशर से, और पुनः यह भाप विखंडन ऊष्मा में नाभिकीय रिएक्टर में पहुंच रही है। फिर रिसाइकिल होकर यहाँ से गर्म भाप आ रही है और टरबाइन को घुमा रही है। इस टरबाइन से जनरेटर घूम रहा है जिससे कि विद्युत उत्पादित हो रही है। क्लियर है? भूतापीय ऊर्जा खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भूतापीय ऊर्जा में सबसे बड़े संयंत्र यूएसए में लगा है। इसे आप याद रखेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी याद रखें बच्चों। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में फूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा है प्राप्त की जाती है। क्लियर है बच्चों? ये आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, यहाँ से कुआं से पानी निकल रहा है। इस पानी को टरबाइन पर चलाया जा रहा है और यहाँ पर जनरेटर लगाया हुआ है जिससे विद्युत बन रही है। ज्वारीय ऊर्जा को देख लेते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। इसे आप याद रखें। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के किनारे सकरे मुहाने बांध का निर्माण। जब उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वारों के समय ज्वारों की जो ऊर्जा का उपयोग होता है बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में। उच्च ज्वार आते हैं तो टरबाइन के पंखे में तेजी से पानी लगता है तो टरबाइन घूमता है। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा में देखें रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस देख लीजिए। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। कि जैविक और अजैविक जो मृत पौधे होते हैं, जंतुओं के अवशेष होते हैं, पशुओं का गोबर होता है, रसोई के अपशिष्ट होते हैं, इन सभी को एक टैंक में रख दिया जाता है जिससे सड़ गलकर एक गैस उत्पन्न होती है जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी बच्चे सेशन पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में सेशन को शेयर करेंगे। बस मेरी मेहनत का आप लोग इतना सा मुझे गुरु दक्षिणा दीजिएगा। ओके बच्चों? ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।